क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। सो मैंने अभी आपको बताया कि जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है तब तक उसकी डीजेनरेसी जो थी वो मेंटेन थी। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है उसकी डीजेनरेसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और आपका जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है। तो अब बात आती है कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में ये चीज होती है कि नहीं। तो एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में ये चीज नहीं होती, क्योंकि एस ऑर्बिटल में अगर लिगेंड अप्रोच करेगा तो इट विल बी इन सेम डायरेक्शन, है ना। मतलब एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो लिगेंड कहीं से भी अप्रोच करे यहाँ सिमेट्री मेंटेन्ड है। पी ऑर्बिटल में क्योंकि ये मोस्टली फुल होते हैं, है ना, ट्रांजिशन मेटल के केस में पी ऑर्बिटल्स मोस्टली फिल्ड रहते हैं तो इसकी भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो अब आता है डी ऑर्बिटल। तो आप सबको पता है कि डी ऑर्बिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अपन देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। तो आप देखोगे कि डी ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल्स हैं। एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी जेड एक्स, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो इन ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो सबका अलग है, और इस शेप की ही वजह से स्प्लिटिंग होती है। अब इनका शेप कैसा है, तो इनका शेप जैसे कि ये एक मेटल है ना, इससे 6 लिगेंड जुड़े हैं। 6 लिगेंड जुड़े हैं मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो इफ आई एम सेइंग कि जब तक यहाँ पे लिगेंड नहीं आ रहा है तब तक ये ऐसे ही है ना, इनमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। जैसे ही लिगेंड आया डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो अभी तक सेम थी सारे सब ऑर्बिटल्स की, अब वो सेम नहीं रहेगी। अब वो क्या हो जाएगी, अब वो आपकी बदल जाएगी। तो क्या होता है, जब हम इनके शेप्स देखेंगे, तो जब आप इनके शेप्स देखोगे डी ऑर्बिटल्स के तो आपको यह पता चलेगा कि डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो हैं, इनके लोब्स जो हैं वो आपके किस में प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। तो अगर आप इसको बोल रहे हो एक्स वाई, तो ये एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया, डी एक्स वाई। ठीक है। अब अगर आपने इसको बोला एक्स जेड, तो ये एक्स जेड ऑर्बिटल हो गया, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब इसको वाई जेड बोला तो ये वाई जेड ऑर्बिटल हो गया। नाउ यू कैन सी दिस इज नॉट ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस पे नहीं है इसके ऑर्बिटल्स, ये एक्सिस के बिटवीन है ना। एक्स वाई के बीच में है इसलिए एक्स वाई, वाई जेड के बीच, एक्स जेड के बीच में इसलिए एक्स जेड, वाई जेड के बीच में है इसलिए वाई जेड। बट ये एक्सिस पे नहीं है, और इनके एक्सिस पे नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनमें कोई ज्यादा एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है ना। मतलब लिगेंड यहाँ पर इनकी स्प्लिटिंग में इनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। बट अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर को, तो आपको पता चलेगा कि इनके लोब्स, ये देखो, ये है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, और ये है आपका डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा है, ये एक्सिस पे है, ये एक्सिस है तो उसके लोब्स बिल्कुल एक्सिस पे हैं। ठीक है। अब आप देखोगे डी, एक और ऑर्बिटल आप देखोगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इस टाइप का है, तो इसके ऑर्बिटल्स भी एक्सिस पे हैं। तो अब होता क्या है कि जब लिगेंड यहाँ से आएगा, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा, देखो, इसको इरेज कर दे फिर बताते हैं क्या होगा। तो जैसे ही आपका लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग किससे, डी ऑर्बिटल की तो होगी, बट हायर एनर्जी पे कौन जाएगा, हायर एनर्जी पे जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की,
तो आपकी हायर ऑर्बिटल्स में जाएंगे ये दोनों ऑर्बिटल्स। और जब ये हायर ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो जब आप ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इस पे जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ये स्प्लिट होगा तो 3 ऑर्बिटल्स नीचे बचेंगे और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर गए हैं ये हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और ये वाले कौन से हैं? डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, ये वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो ये कौन से थे? ये थे बिटवीन द एक्सेस वाले। ये वाले कौन से ऑर्बिटल्स थे? ये थे एक्सियल ऑर्बिटल्स, मतलब एक्सिस पे थे। तो जो ये दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं EG, और जो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं T2G। ठीक है, तो जब आप ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि EG ऑर्बिटल्स हायर में है, जस्ट बिकॉज कि जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनको रिपल्शन फील होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। और जो आपके एक्सिस के बीच में थे, सिंस वहां से लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, तो इस वजह से क्या होगा कि इनकी एनर्जी कम रहेगी और ये नीचे रहेंगे। अब बात आती है कि इसमें ये ऑक्टाहेड्रल का केस था। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ओके, नाउ अगर जब आप टेट्राहेड्रल की बात करते हो तो टेट्राहेड्रल में पूरी स्प्लिटिंग जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे आपका होगा कि जो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स है ये ऊपर चले जाएंगे, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? EG नीचे है, T2G ऊपर है, तो फिलिंग इलेक्ट्रॉन की वैसी ही होगी। तो इस यूनिट से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपको शेप्स पहले तो ड्रॉ करने बनता है, दूसरा आता है कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये पूरी थ्योरी जो है ये यही लिखी हुई है कि S की स्प्लिटिंग नहीं होती, P की स्प्लिटिंग नहीं होती है ना, D की स्प्लिटिंग होती है, तो क्यों होती है, कैसे होती है, ये पूरी थ्योरी यहाँ दी हुई है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यही ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बताया, तो ये यहाँ पर है। अब आप देखो, ये डी जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। तो आप ये देख लो एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनको रिपल्शन फील होगा, और इस रिपल्शन के कारण आपकी जो डी ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाएगी। इस ब्रेक होने के कारण कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स आपके लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ ML6 लिखा हुआ है, ML6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 6 लिगेंड्स, या जब 6 आपके कोई चीज जुड़ी होती है तब बोलते हैं। ठीक है, 8 नहीं बोलते हैं हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 ही होता है। सो आपको 3 सेट ऑफ 3 लोअर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स T2G, DXY, YZ, ZX एंड 2 हायर ऑर्बिटल EG जिसको बोलते हो वो मिलते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2 और EG सिमेट्री के लिए आपको G का यूज करना पड़ता है, और G का मतलब होता है जेरेड। जेरेड मतलब कि उसको एक डिनोट करने के लिए जेरेड हम बोलते हैं, वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए अप्लाई होता है। जब आप टेट्राहेड्रल पढ़ोगे तो उसमें G नहीं लिखते हैं, T2 और E बस लिखते हैं। ठीक है, नाउ इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होता है? वो होता है 10 DQ के बराबर। ठीक है, अब वो कैसे है क्या है तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। सो आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है मेटल के ऑर्बिटल्स, है ना, मेटल के D ऑर्बिटल्स है। 5 लाइन इसलिए है क्योंकि 5 सब ऑर्बिटल्स है। नाउ ये भी मेटल के ऑर्बिटल्स है। जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया ये स्प्लिट हो गए, ये हायर चले गए, लोअर चले गए। ये जो डेल्टा O लिखा है ये डेल्टा O है क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो इसको अपन, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। डेल्टा ओ इज व्हाट? डेल्टा ओ इज CFSC, crystal field stabilization energy, and it is denoted by delta, and O इसलिए कि octahedral है। अगर यहाँ T लिख देते मीन्स फॉर टेट्राहेड्रल, अगर यहाँ SP लिख देते मतलब फॉर स्क्वायर प्लेनर। और ये जो लाइन आपकी ड्रॉ है यहाँ पे, ये है बेरी सेंटर, ठीक है। और इस बेरी सेंटर पे एनर्जी अभी सेम है, जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं और आपको मिलता है 10dq। तो 10dq जो है वो आपका डेल्टा ओ को पहले हम 10dq बोलते थे, ठीक है। ओल्डर टर्म है इसके लिए। अब जब आप देखोगे कि इसके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, डेल्टा ओ और डेल्टा टी के बीच में, तो वो जो रिलेशन है डेट इज डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल्स टू, कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिखती हूँ, डेल्टा T equals to 4/9 delta O. This is the relation between tetrahedral and the octahedral crystal field stabilization energy. और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दो सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स का, ये क्या थे, ये Eg थे और ये T2g थे। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डेल्टा O या डेल्टा, मतलब कि crystal field stabilization energy. So the difference between two orbitals, two sets of orbitals, Eg and T2g, is known as crystal field stabilization energy. अब किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर डेल्टा ओ ज्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड असाइन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज कैसे होती है, तो उसका कंसेप्ट भी अपन यहाँ देख लेते हैं। तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हुई, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि स्प्लिट कैसे होते हैं ये, है ना। तो ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताई हुई है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये फिलिंग बताई है, तो फिलिंग में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन अलग से करूंगी। अभी आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात होती है तो अपन यहाँ पर बोलते हैं कि अगर डेल्टा ओ ज्यादा है, डेल्टा ओ ज्यादा है तो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जब डेल्टा ओ कम होता है, लो, तब आपके वीक फील्ड वाले लिगेंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए आपको एमओटी ड्रॉ करनी पड़ती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो जब आप देखते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए, तो आप क्या देखोगे कि जो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, उसके बीच का जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है और किसके वीक फील्ड में, वो क्या होता है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस वो कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, ये सिंगली फिल्ड हो जाते हैं। सिंगल फिल होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ऑपोजिट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में जा ही नहीं पाते फिल होने के लिए, और जब नहीं जा पाते तो इनको पेयर होके फिल होना पड़ता है। और जब ये पेयर होके फिल्ड होते हैं तो ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
एंड दिस इज द क्रक्स, जिसको हम कहते हैं ना सार। ये सार है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे कि फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब इनकी फिलिंग होगी, अगर ये किसी मान लो COF6 कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप इसकी फिलिंग करोगे तो आप पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। बट अगर साइनाइड प्रेजेंट है, COCN6 प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, ये सिर्फ एजम्पशन है, जरूरी नहीं है यही कॉम्प्लेक्स हो। तो अगर मान लो CO के साथ कोबाल्ट के साथ साइनाइड ने कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो साइनाइड और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तब आपको पता चलेगा कि जब साइनाइड रहता है तो क्या होगा, एक एक करके नहीं भरेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भरेंगे, मतलब पेयरिंग के साथ साथ भरेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल में फिल होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कैसे ऑक्टाहेड्रल में फिल होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में टेट्राहेड्रल की पढ़ेंगे। तो अभी अपन देखते हैं, ठीक है, यहाँ बताती हूँ। ओके, मान लो कॉन्फ़िगरेशन है आपका D6 D8 D5, D6 D8 D5, और आपका वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नाउ आपको T2G और EG में फिल करनी है। सिंस ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो पहले T2G में भरेगा फिर EG में भरेगा। ओके, नाउ आप यहाँ पर मुझे बताओ कि इसकी फिलिंग कैसे होगी। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, EG में कितने जाएंगे, अगर वीक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये आपका वीक फील्ड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो मैंने क्या बोला, T2G में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 यहाँ हैं 2 ऊपर है। तो अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो T2G में कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। EG में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अगर हमें D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में ही एकोमोडेट हो गए, EG में तो कोई गया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G6 EG0। यस, आ रही है समझ। अब हमने D8 के लिए भरना है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो क्या होगा, वही होगा कि पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, तो T2G में 6 आ गए, EG में 2 आ गए। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भरना है तो आप पहले से ही पेयरिंग करके भरोगे, मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने आ गए, 6 आ गए, और EG में 2 आ गए। तो ये सेम है, D8 वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए सेम है ना, तो सेम भी हो सकता है। नाउ D5 के लिए, D5 के लिए भी ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो EG में 3 है और T2G में 3 है और EG में 2 है। अब D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भरोगे तो कैसे फिलिंग होगी, पेयरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 एंड 5, खत्म। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए T2G में, 1 2 3 4 5, पूरे के पूरे इधर आ गए, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस इज हाउ यू फिल इलेक्ट्रॉन्स in case of octahedral complexes and weak field ligand and strong field ligand। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आता है और ये आया हुआ भी है। ठीक है, तो जब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेकेंड भी खत्म हो जाएगा तो इसके पूरे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसके बाद आपका बचेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को
गवर्न करते हैं, ठीक है, या अफेक्ट करते हैं। तो आपने पढ़ लिया इसमें ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग पढ़ ली, आपने पढ़ लिया वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कॉम्प्लेक्स भी सेम ही होंगे, और सेम इन द सेंस कि अगर वीक लिगेंड है तो आपका वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ऐसे। और ऑक्टाहेड्रल के लिए आपने स्प्लिटिंग पढ़ ली, शेप्स पढ़ लिए और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ ली। नाउ यू हैव टू स्टडी व्हाट फैक्टर्स एंड द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 पढ़नी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 जब आप पढ़ोगे तो ये आपका पूरा ब्लॉक 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सबको समझ आया कि आज हमने क्या पढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत स्कोरिंग है, ये पूरा ब्लॉक बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाओ, और इसमें बहुत सारा सारा पढ़ने के लिए भी नहीं है।